Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. Dear friends, today I am going to teach you another topic from developmental biology for BS Zoology and MSc Zoology students. Topic name is recognition of sperm at the Zoonospilocida. Dear friends, टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. जैसे हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चंद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि एक्टिवेशन ऑफ एग. इसी तरह से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एट द जोना पिलोसिडा. तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादा आपको एब्रीवेशन याद नहीं करने पड़ेंगे, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होंगी, तो आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा यहीं पे. डियर फ्रेंड्स, अगर हम मेमेलियन के स्पर्म की बात करते हैं तो मैमल्स के जो स्पर्म होता है उसको जाके कहाँ पे अटैच होना होता है, जोना पिलोसिडा के ऊपर जाके अटैच होना होता है. अब ये जो जोना पिलोसिडा होता है डियर फ्रेंड्स, ये असल में यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होती है, हम कहेंगे कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जोना पिलोसिडा होता है, एक मैट्रिक्स होता है, और डैट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स. व्हाट इज जोना पिलोसिडा? आप कहेंगे जोना पिलोसिडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स. यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन्स जो होंगी वो आपस में मिलेंगी और हम उनको क्या नाम दे देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स का नाम दे देंगे. पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्या है कि स्पर्म को अटैच होना है. द स्पर्म शुड बी अटैच टू द जोना पिलोसिडा ऑफ द स्पर्म्स एंड और दूसरी बात, और जो जोना पिलोसिडा है इट इज एक्चुअली द ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स. पॉइंट क्लियर है? अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स है या फिर जोना पिलोसिडा होता है, इसको असल में जो ग्रोइंग ओसाइट होता है ना, वही सक्रीट करता है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज सक्रीटेड, इट इज सक्रीटेड बाय ग्रोइंग ओसाइट. जो डेवलप हो रहा होगा ओसाइट, वही उसको क्या करेगा डियर फ्रेंड्स? प्रोड्यूस करेगा. अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की. डियर फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो जीनोपिलोसिडा होगा, यहाँ पर ना बहुत सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स का मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. जैसा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ZP1, ZP1 आएगा तो आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ZP1 का मतलब क्या है? जोना पिलोसिडा 1. ZP2 का मतलब क्या होगा? जोना पिलोसिडा 2. और ZP3 का मतलब क्या होगा? जोना पिलोसिडा 3. अब ये जो तीनों प्रोटीन्स होंगे ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन तीनों का रोल होगा. लेकिन इन तीनों के रोल को अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रोल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा वो होगा आपके पास ZP3 जो होगा डियर फ्रेंड्स, उसका जो रोल होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन दोनों की निस्बत. पॉइंट क्लियर है? आगे डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो ये जो जोना पिलोसिडा है या जो ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स होता है, इसके ना असल में दो काम होते हैं. कितने काम है? दो काम होंगे. अब वो दो काम कौन से होते हैं डियर फ्रेंड्स? पहला एक काम होगा, उसको हम नाम देंगे कि ये असल में क्या करेगा कि ये बाइंड करेगा स्पम्स को. यानी कि पहला काम क्या होगा? पहले आपने कहना है कि इसका एक काम आएगा, वो काम होगा स्पर्म अटैचमेंट. क्या काम होगा इसका? स्पर्म अटैचमेंट इसका काम होगा. AAACHMENT. तो पहला काम आ गया स्पर्म अटैचमेंट, इसका काम होगा. और डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसके दूसरे काम की बात करते हैं इस ग्लाइकोप्रोटीन की या जोना पिलोसिडा की, तो आपने कहना है कि ये इनिशिएट करेगा एक्रोसोमल रिएक्शन को. इट इनिशिएट करेगा किस चीज़ को? एक्रोसोमल जो रिएक्शंस होंगे ये उनको क्या करेगा? इनिशिएट करेगा. बात क्लियर है यहाँ तक? दो बातें अभी तक हमने की हैं. जोना पिलोसिडा जो कि एग में मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन का मैट्रिक्स होगा, दो उसके फंक्शन होंगे, प्रोड्यूस किया जाएगा ओ साइड से, और इसमें तीन मेन प्रोटीन्स होंगी, ZP1, ZP2 एंड ZP3. अब एक आखिरी पॉइंट यहाँ से डियर फ्रेंड्स, वो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एक्सटर्नल मीडियम होता है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ के जो एग सेल हैं और जो स्पर्म सेल्स होते हैं, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं. सपोज दैट फ्रॉग्स भी मौजूद होते हैं, फ्रॉग्स के हो सकते हैं, एम्फीबियंस के हो सकते हैं. इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, स्पीशीज़ जो फिशेज़ हैं उनकी बहुत सारी जो टाइप्स होंगी, उनके गैमेट्स पानी के अंदर रिलीज़ किए जाएंगे. ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना स्पीशीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन की, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ होंगे, लेकिन एक खास स्पीशी का गैमेट दूसरी खास स्पीशी के उसी स्पीशी के गैमेट के साथ जाकर फ्यूज़ होने की कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि वो एक स्पीशी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैमेट्स हो सकते हैं. लेकिन जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हमें वो जो स्पीशी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है ना, वो इतना ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बोल्ड प्रोसेस नहीं होता. यानी कि स्पीशी स्पेसिफिक जो रिकॉग्निशन होगी वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती. रिकॉग्निशन. अब इसका मैं आपको एक सिंपल सा नाम बता देता हूँ, एक सिंपल सा मैं इसका डियर फ्रेंड्स आपको बताता हूँ. देखें, अगर हम बात कर लेते हैं ना म्यूल की, तो म्यूल जो है वो असल में हॉर्स और डोंकी के मिलाप से प्रोड्यूस होगा. और असल में देखें, वो वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. यानी कि
जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। एक के अंदर क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 62 होते हैं, एक में 64 होते हैं, हॉर्स में 64 हैं, उसमें 62 होते हैं, और जो म्यूल होगा उसमें 63 होंगे। ठीक है, तो एक का गैमेट दूसरे का गैमेट आपस में मिले तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास डियर फ्रेंड्स म्यूल बन गया। यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पीशीज स्पेसिफिक जो रिकॉग्निशन है उसका ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि अगर इसका बहुत ज्यादा रोल होता तो कभी भी म्यूल वगैरह प्रोड्यूस ना होते। पॉइंट क्लियर नहीं आता। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कुछ स्टेजेस के बारे में। पहला जो स्टेज होता है वो है अर्ली स्टेज ऑफ द स्पर्म अटैचमेंट। पहला स्टेज किसको क्या नाम देंगे, अर्ली स्टेज का नाम देंगे, अर्ली स्टेज ऑफ स्पर्म अटैचमेंट। डियर फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले फेज की बात करते हैं ना, सबसे पहले स्टेज की बात करें स्पर्म की अटैचमेंट में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्पर्म होगा ना वो इनिशियली तौर पर जाके ना बाइंड हो जाएगा एक प्रोटीन के साथ, जो कि जो एग सेल होगा ना उसके ऊपर देखने को मिलेगी, वहाँ पर प्रेजेंट होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक एग सेल के ऊपर मौजूद हो। उस प्रोटीन का नेम क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हम उसको नाम देंगे 250 के डी ए प्रोटीन्स। ठीक है, 250 के डी ए प्रोटीन्स जो होगी वो एग सेल पर मौजूद होगी, और जो स्पर्म होगा वो जहाँ किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये असेंशियल नहीं है, ये उस ज़ूना पिलोसिडा का या ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं होते। तो फिर इंटीग्रल पार्ट क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रल पार्ट आप कहेंगे कि इंटीग्रल पार्ट में स्पर्म के हेड पर भी एक प्रोटीन मौजूद होती है, हम उसको नाम दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स स्पर्म एडहेजन प्रोटीन भी आप कह सकते हैं, स्पर्म एडहेजन प्रोटीन एक हम उसको नाम दे देंगे। अगर हम स्पर्म एडिशन प्रोटीन की बात करते हैं तो जो स्पर्म एडिशन प्रोटीन होगी वो हमारे पास होगी डियर फ्रेंड्स SED1, स्पर्म एडिशन प्रोटीन 1। ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, ये जाके बाइंड हो जाएगी ज़ूनो पिलासिडा के साथ, और वहां पे जाके जैसे ये देखें मैं प्लस लिख रहा हूँ, प्लस लिख के यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, जोना पिलोसिडा। तो जैसे डियर फ्रेंड्स ये जोना पिलोसिडा के साथ जाके बाइंड हो जाएगी तो क्या करेगी, इसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ जोना पिलोसिडा कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे। हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे जोना पिलोसिडा कॉम्प्लेक्स। जोना पिलोसिडा जो कॉम्प्लेक्स है उसका हम क्या दे देंगे, उसको नाम दे देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, अब क्या होने वाला है कि ये जो प्रोटीन्स होगी ना ये सिर्फ उसी एग सेल के ओसाइट के जोना पिलोसिडा के साथ जाके अटैच होगी जो कि अनफर्टिलाइज्ड होगा। यानी कि आपने ये चीज याद रखनी है कि सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड जो एग है सिर्फ उसी एग के साथ जाके ये प्रोटीन अटैच हो सकती है। इसके अलावा ये किसी और अगर कोई ऐसा ओसाइट या एग सेल मौजूद है जो कि फर्टिलाइज्ड हो चुका है तो ये प्रोटीन उसके जोनो पिलोसिडा के साथ जाके अटैच हो नहीं हो सकती। क्लियर है बात। तो हम बेटा यहाँ पे बात करेंगे कि जो मेल के स्पर्म होते हैं, अगर फर्ज कर लें कि जो स्पर्म है यानी कि जो मेल है, मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, अगर उस मेल की बॉडी के अंदर या जीनोम के अंदर एक जीन मिसिंग हो, कौन सा जीन मिसिंग हो, SED1 जीन मिसिंग है, यानी कि स्पर्म एडिशन जो जीन वह है वो क्या है, वो मिसिंग है। तो इसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स ये आपको चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी तरह से ये जीन मिसिंग हो गया तो इस जीन के मिसिंग होने की वजह से क्या होगा कि कभी भी ये प्रोटीन नहीं बन पाएगी। जब ये प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो जो हमारे पास स्पर्म होगा वो कभी भी एग सेल के साथ जाके फ्यूज नहीं हो पाएगा। तो दो सूरतों में फ्यूज नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास जो एग सेल है वो फर्टिलाइज्ड होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो जो स्पर्म है उसके अंदर ये जीन क्या होता है, मिसिंग। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास जो अर्ली स्टेज ऑफ स्पर्म अटैचमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेज के बारे में, और इसको हम नाम देते हैं फाइनल स्टेज की। अगर हम बात करें तो फाइनल स्टेज में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जो जोना पिलोसिडा होता है एग का वो एरिया जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना है, वहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है ZP3। ये जो ZP3 होती है ये असल में एक अटैचमेंट साइट है, किसके लिए, स्पर्म के हेड के लिए क्या होती है डियर फ्रेंड्स, अटैचमेंट साइट होती है, यानी कि अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेगी। तो डियर फ्रेंड्स स्पर्म के हेड पर क्या चीज़ मौजूद थी, स्पर्म के हेड पर मौजूद थी एक प्रोटीन, स्पर्म एडिजन प्रोटीन SED1। ये क्या करेगी, ये ZP3 जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है उसके कार्बोहाइड्रेट के साथ जाके अटैच हो जाएगी। यानी कि बेटा जो SED1 होगा, SED1 इट अटैचेस, ये कहाँ पे जाके अटैच होगी, ये अटैच होगी कार्बोहाइड्रेट, इट अटैच कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ फ्रॉम ZP3। और डियर फ्रेंड्स ये क्या करेगी, ये यहाँ पर एक रेजिड्यू बन जाएगा, यानी कि जो ZP3 होगा
यहाँ से एक प्रोटीन आएगी जिसको हम नाम देंगे एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन का नाम दे देंगे। यानी कि अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म जो होगा वहाँ पर आपको SED देखने को मिलेगा, और दूसरी साइड पर आपको देखने को मिलेगा स्पर्म के सरफेस पे जो SED होगा, हम उसको डियर फ्रेंड्स एक आप नाम दे दें, एक स्पेशल नेम, हम उसको कहेंगे कि इसका नेम होता है ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफिरेस होता है, जो कि स्पर्म के साथ होगा, जो कि क्रॉस लिंक्ड करता है किसके साथ, ZP3 पर मौजूद कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन, एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। पॉइंट क्लियर हुआ। फाइनल स्टेज में मैंने क्या कहा कि जोना पिलोसिडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन है ZP3, वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पर्म के हेड को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है। कैसे अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेगी, स्पर्म के हेड पर मौजूद है SED1 स्पर्म एडिशन प्रोटीन, जो कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ ZP3 के साथ अटैच होगी। कैसे अटैच होगी डियर फ्रेंड्स, ZP3 में एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है जिसका नाम है ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफिरेस। ये असल में जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ, नेम है ZP3 में मौजूद एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। जब ये प्रोटीन अटैच हो जाएंगी, इन प्रोटीन्स के अटैच होने के बाद उस जूना जो प्लेस होगा वहाँ पर दो और प्रोटीन्स अटैच होंगी, जिनमें से पहले का नेम होगा एडम 3 एंड एडम 2। ये दो प्रोटीन्स होंगी, ये भी वहाँ पे जाकर डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो देन फिर क्या होगा, अगर डियर फ्रेंड्स ये जो क्रॉस लिंकिंग है ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफेरेज और एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन, अगर ये एक दूसरे से अलग भी हो जाती हैं, तो स्पर्म जहाँ पर जिस पॉइंट पे जाके अटैच हो चुका है वहाँ से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि उसके पास और भी अटैचमेंट साइट्स अब अवेलेबल होंगी। अब हम बात करते हैं एक तीसरे स्टेप के बारे में, दैट इज़ द एक्रोसोमल रिएक्शन। क्योंकि एक्रोसोमल रिएक्शन बहुत यहाँ पे ज़रूरी है, तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से एक्रोसोमल रिएक्शन को स्टार्ट या इनिशिएट करते हैं। क्योंकि हमने ऊपर ही बात की थी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स है उसका दो काम है। पहला काम है स्पर्म को बाइंड करना, तो देखिए बाइंड तो हमने करवा लिया एक अर्ली स्टेज और फाइनल स्टेज को पढ़ के। अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं कि एक्रोसोमल जो रिएक्शन है वो किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो ZP3 होता है ना, ये सिर्फ अटैचमेंट ही नहीं करवाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये एक्रोसोमल जो रिएक्शन होगा उसको स्टार्ट भी करवाएगा। और अगर हम बात करते हैं ना जोना पिलोसिडा की, डियर फ्रेंड्स, जो जोना पिलोसिडा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं ना, तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको एग के बाहर एक मेम्ब्रेन देखने को मिली थी, जिसको आपने नाम दिया था विटलाइन मेम्ब्रेन का। क्या नाम दिया था, विटलाइन मेम्ब्रेन का, या विटलाइन इन्वेलप, वाइट लाइन इन्वेलप का हम नाम देते हैं। और हम कहते हैं वो किसके बाहर मौजूद होती है, डेट इज प्रेजेंट टू द एग सेल ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स, जस्ट लाइक द सी अर्चिन्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था। अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल इसके एनालोगस एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी वर्टिब्रेट्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, ये इस इन्वेलप के एनालोगस, और उसका नाम क्या होगा, जोना पिलोसिडा होगा। और हम कहेंगे जो जोना पिलोसिडा होगा, इट इज मच थिकर होगी, थिकर देन द इस इन्वेलप के, थिकर देन द व्हाइट लाइन जो इन्वेलप है उसकी निस्बत क्या होगी, बहुत ज़्यादा थिक रहने वाली है। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे ही ये अटैचमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, अटैचमेंट का प्रोसेस होने के बाद यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म जो माउस का स्पर्म होता है, क्योंकि माउस एक मैमल है, तो माउस का जो स्पर्म है वो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट करेगा जोना पिलोसिडा के साथ अटैच होने के बाद। और ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा एंजाइम रिलीज करेगा। हम उनको नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। एक्रोसोमल वेसिकल्स होंगी, निकलेंगी एक्सोसाइटोसिस के जरिए से, और उनके अंदर कौन से एंजाइम होंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होंगे। और ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होंगे डियर फ्रेंड्स, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, ये असल में जो मेम्ब्रेन होगी एग की, उसको क्या करेंगे, उसको डिसोल्व करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर होल बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि होल बनाने की कोशिश करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर ZP3 की वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम आयन होगा, कैल्शियम आयन की अमाउंट जो होगी वो बढ़ जाएगी। जब कैल्शियम आयन की अमाउंट बढ़ेगी, उसके नतीजे में एक्रोसोमल जो वेसिकल्स होंगी उसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज होंगे। कैसे, जुना पिलोसिडा जो कि इसके एनालोगस आर्गन है, वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है। और माउस का जो स्पर्म होता है डियर फ्रेंड्स, वो एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या करता है कि वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स डायरेक्टली जो अटैचमेंट साइट होती है ना, यानी कि सपोज डैट ये स्पर्म है, स्पर्म जाके जिस जगह पर अटैच हुआ है
जोना पिलोसिडा के, तो ये वहाँ पे जाकर डियर फ्रेंड्स ये एंजाइम रिलीज करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के नतीजे में यहाँ पर होल बनेगा। होल बनने की वजह से डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि जो कैल्शियम के आयन होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। कैल्शियम के आयन के इंक्रीज होने की वजह से आप कहेंगे कि एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, और इस बार एक्सोसाइटोसिस किसकी होगी? एक्रोसोमल वेसिकल्स की होगी। एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल्स की हो जाएगी। एक बार अगेन बता देता हूँ, एक्रोसोमल रिएक्शन में रोल होगा ZP3 का। दूसरी बात, जोनोपिलोसिडा को हम देखें तो इन्वर्टिब्रेट्स में मौजूद वाइट लाइन इन्वेलप की निस्बत ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। पॉइंट नंबर थर्ड, जैसे ही स्पर्म आके इसके साथ अटैच होगा, उस अटैचमेंट साइड पर वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा, जिसके नतीजे में वहाँ पर होल बनेगा। होल बनने की वजह से कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से एक्सोसाइटोसिस होगी। किसकी? एक्रोसोमल वेसिकल्स की क्या हो जाएगी? एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। अब ये जो एक्रोसोमल वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस हो गई है डियर फ्रेंड्स, इसके नतीजे में मजीद जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो प्रोड्यूस होते जाएंगे। यानी कि जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा, तो डियर फ्रेंड्स हमने लास्ट टाइम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी देखा था कि कैल्शियम के बढ़ने की वजह से किस तरह से DAG एक्टिवेट हो गया था, PLC एक्टिवेट हो गया था। वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी एक्टिवेट हो जाएंगी। सबकी वजह से IP3 पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही IP3 पाथवे एक्टिवेट होगा, IP3 पाथवे के एक्टिवेट होने के बाद जो कैल्शियम के आयंस होंगे उनका इन्फ्लक्स हो जाएगा आउटसाइड टू इनसाइड इन्वायरमेंट। और आउटसाइड टू इनसाइड इन्वायरमेंट डियर फ्रेंड्स, ये कैल्शियम के आयंस मूव करेंगे एट द टिप या हेड वाला जो रीजन होगा स्पर्म के, वहाँ से बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप होगा एक्रोसोमल रिएक्शन, देन प्रोसीड कर जाएंगे, और जो एक्रोसोमल रिएक्शन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक आखिरी स्टेप की जानिब, फोर्थ स्टेप। उस स्टेप का नेम है हमारे पास डियर फ्रेंड्स के किस तरह से जो जोना पिलोसिडा है वहाँ पे जाके मजीद केमिकल रिएक्शन होंगे। यानी कि जब एक्रोसोमल जो रिएक्शन है वो हो जाएंगे, और उसके बाद जो एक्रोसोमल वेसिकल्स हैं डियर फ्रेंड्स, एक्सोसाइटोसिस हुई एक्रोसोमल वेसिकल्स की, तो एक्रोसोमल वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस होने के बाद, ठीक है, पिलोसिडा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक्रोसोमल वेसिकल्स होते हैं ना डियर फ्रेंड्स, एक्रोसोमल वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि जीना पेलोसिडा के अंदर क्या करेंगे? होल प्रोड्यूस कर देंगे। जैसे कि डियर फ्रेंड्स अगर हम एक एंजाइम का जिक्र करते हैं यहाँ पर, दैट्स नेम इज द प्रोटियो प्रोटियोसोम्स, ठीक है, प्रोटियोसोम्स। प्रोटियोसोम इज एन एंजाइम दैट इज प्रेजेंट। ये कहाँ पर मौजूद होता है? आपने कहना है कि एक्रोसोमल वेसिकल में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे मौजूद होगा? एक्रोसोमल वेसिकल में मौजूद होगा। और ये डियर फ्रेंड इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये जैसे ही निकलेगा, ये निकलने के बाद जो एग वाला रीजन होगा, जो जोना पिलोसिडा है, वहाँ पर होल प्रोड्यूस करेगा, ताकि जो स्पर्म सेल है वो क्या कर सके? ट्रैवल कर सके। इसके बाद डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि जैसे ही ये मजीद केमिकल रिएक्शन होंगे, उसके नतीजे में हमने पढ़ा था कि जो ZP3 था, ZP3 जोना पिलोसिडा 3 जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन थी, ऊपर हमने पढ़ा कि वो अटैच हो जाते हैं स्पर्म के साथ, स्पर्म के हेड के साथ। तो डियर फ्रेंड्स उन एंजाइम्स की वर्किंग की वजह से जो ZP3 बॉन्डिंग होगी ना, ये भी अलग हो जाएगी, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। देखें ZP3 जो बॉन्ड है स्पर्म और एग के बीच में जो है बॉन्डिंग, वो स्पर्म का हेड और जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है ZP3, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ था। अब नो डाउट कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस बॉन्ड के टूटने के बावजूद जो स्पर्म है वो सेपरेट नहीं होगा। यानी कि जो स्पर्म है वो एग सेल से सेपरेट नहीं होगा। वो सेपरेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर चंद एक और अटैचमेंट साइट्स प्रेजेंट होंगी, जैसा कि उनमें से पहला एक आ जाएगा जोना एडहेजन। जोना एडहेजन अटैचमेंट साइट प्रेजेंट होगी, जो कि इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का अटैचमेंट साइट होती है, अटैचमेंट पॉइंट होता है एग के साथ। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स एक सेकंड चीज जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का, क्या नाम देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये डियर फ्रेंड्स ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये भी आपके पास एक और ग्लाइकोप्रोटीन, दैट्स नेम इज ZP2। ZP2 भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जोना पिलोसिडा 2। तो इसके जो अटैचमेंट साइट होती है डियर फ्रेंड्स, वो भी स्पर्म सेल के साथ मौजूद होती है। लेकिन स्पर्म सेल के साथ मौजूद तो होगी, लेकिन किसके साथ? आपने एक बार यहाँ पर क्लैरिफाई कर देनी है, वो है इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि ZP3 डिजोल्व हो गया, उसका डिजोल्व होने के बाद जोना एडिशन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ZP2 का जो स्पर्म के साथ अटैचमेंट साइट है वो अभी भी अवेलेबल है, और हमने इसको क्या नाम दिया? हमने कहा कि ये अटैच होंगे इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के साथ, स्टिल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के साथ स्टिल प्रेजेंट होंगे। और कुछ स्पीशीज में डियर फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि चंद स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक और अटैचमेंट साइट होती है, हम उसको नाम देंगे प्रो एक्रोसिन। प्रो एक्रोसिन जो होती है डियर फ्रेंड्स, ये आपकी, ये भी कहाँ पर आपने बात करनी है? ये भी आप बात करेंगे इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, जो कि जाके अटैच हो जाती है सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ। कहाँ पर? सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट जो ग्रुप होगा जिनोपिलोसिडा का, वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। क्या मैंने बात की? मैंने कहा कुछ स्पीशीज के अंदर जो स्पर्म के अंदर इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर प्रो एक्रिसोन मौजूद होता है, जो कि जाके अटैच हो जाता है एग सेल में। और एग सेल के किस हिस्से पे जाके अटैच होगा? ये ZP1 या ZP2 3 पे जाके अटैच नहीं होने वाला, बल्कि जाके अटैच होगा सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। सल्फेटेड जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ये वहाँ पर जाकर डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा।
और अटैचमेंट साइट्स बन जाएंगी, यानी कि मज़ीद हमारा जो रिकॉग्निशन है ऑफ स्पर्म के एट ज़ीनोपिलोसिडा वो टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ कैसे होंगे और ये जो पॉलीस्पर्मी वाला कॉन्सेप्ट है इसे बचा कैसे जा सकता है। तो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।